स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल लेट्स स्टडी। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स, और जो रैशनल नंबर है इसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या जो होती है इसे p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q जो है हमारा कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। और p और q क्या होता है? p और q दोनों ही एक पूर्णांक होते हैं, लेकिन q कभी भी शून्य नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, यहाँ पर हम संख्याओं को यदि p/q के रूप में लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। जो परिमेय संख्या है इसमें जो p और q है दोनों ही पूर्णांक होते हैं। p और q जो है दोनों एक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक आप लोग जानते हैं, ये जो संख्याएं होती हैं पूर्णांक, ये ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है और धनात्मक संख्या भी हो सकती है। लेकिन यहाँ जो q है हमारा, q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। q जो है हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। अब जो हमारे परिमेय संख्या है इसमें एक होता है तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? जब हम किसी संख्या को, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। जब हम किसी परिमेय संख्या को उसके छोटे रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। अब कैसे? उसका छोटा रूप क्या होता है? जैसे कि हम 2/4 है, ये देख रहे हैं आप, 2 और 4 अतिरिक्त और भी गुणनखंड हैं। जैसे दोनों एक के भी पहाड़ा में आते हैं, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि 2 के पहाड़ा में भी आते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस तरह से ये 1/2 हो गया। इस तरह से और भी संख्याएं हैं, जैसे 6/9। तो क्या ये अपने सबसे छोटे रूप में है, या फिर हम कहें कि इसका एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है? तो ऐसा नहीं है। अभी दोनों ही जो संख्याएं हमारी 3 के पहाड़ा में आती हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो इस तरह से ये जो संख्या है हमारी 2/3। तो इस तरह की जो संख्याएं जिसके एक के अलावा और भी गुणनखंड होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तुल्य परिमेय संख्या। अब इन परिमेय संख्याओं को हम मानक रूप में लिखते हैं। ये जो हमारा 1/2 आया, 2/3 आया, ये क्या है? ये हमारा मानक रूप है, परिमेय संख्याओं का मानक रूप। जैसे 1/2, 2/3, इस तरह की ये जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याओं की मानक रूप है। मतलब इन संख्याओं को अब हम इससे छोटे रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर इन संख्याओं में एक के अलावा इनका कोई भी दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह के परिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याओं का मानक रूप कहते हैं। यहाँ तक देखने के बाद बच्चों, अब हम देखेंगे आपके बुक में दिए हुए कुछ उदाहरण, जिसे आप समझने के बाद बहुत ही आसानी से अपने बुक में दिए हुए जो प्रश्नावली हैं इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखते हैं, यहाँ हम एक उदाहरण दिया हुआ है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? यहाँ कुछ नीचे आपके कथन दिए हुए हैं। इस कथन को हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये सत्य है या असत्य है, और इसका कारण हम अपने उत्तर के द्वारा देंगे। जैसे पहला दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब बताइए, जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है ये क्या प्राकृत संख्या होती है? आप लोगों को प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर भी पता है। जैसे हमारा जो प्राकृत संख्या है ये कहाँ से शुरू होता है? प्राकृत संख्या हमारा 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, इस तरह से अनंत तक जाने वाली जो संख्या है ये हमारी प्राकृत संख्या होती है।
और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में एक छोटा सा अंतर होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पूर्ण संख्या है ये शून्य से शुरू होती है। शून्य, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक जाता है। तो इस तरह से हमारी जो प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या है, दोनों में अंतर सिर्फ इस जीरो का है। यदि ये जीरो हटा दिया जाए तो प्राकृत और पूर्ण संख्या में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो अब हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तो पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, लेकिन हमारा जो शून्य है ये एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस तरह से जो हमारे बुक में दिया हुआ है कथन, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और इसका कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि शून्य जो है ये एक पूर्ण संख्या है, बल्कि प्राकृत संख्या नहीं है। तो शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। आगे हम देखते हैं, हमारा दूसरा उदाहरण दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक आप लोग जानते हैं, पूर्णांक क्या होता है? जो हमारे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य होता है, इन सभी संख्याओं को मिलाकर हमारे पूर्णांक बनते हैं। जो हमारा दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो हम पहले देखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। तो हमारा पूर्णांक जो होता है ये शून्य से दाहिनी ओर सभी धनात्मक संख्याएं और शून्य से बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह होता है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पूर्णांक है इसमें ना तो कोई सबसे छोटी संख्या है और ना ही कोई सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इस तरह से हमारा पूर्णांक दाईं ओर जितना आगे बढ़ते जाता है उतनी बड़ी संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे -2 और -1 में यदि हम देखें तो -1 बड़ी संख्या होगी, -2 उससे छोटी। इसी तरह से 0 और -1 में देखें तो 0 बड़ी संख्या होगी, -1 उससे छोटी संख्या होगी। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो ये कथन हमारा सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है ये एक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। कैसे? क्योंकि आप देखते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं। अब P/Q के रूप में क्या इन संख्याओं को आप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे -2 बटे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 तो ज़रूर है ना। यहाँ हमारा Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 है, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से यदि हम देखें 5, ये 5 जो है हमारा क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन क्या ये अब हमारा जो परिमेय संख्या है या नहीं? इसके नीचे जब कुछ नहीं है तो हमारा 1 है। अब 1 है, इसका मतलब 5/1 जो कि एक परिमेय संख्या हुआ। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि हमारा जो कथन दिया हुआ है वो सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो है हमारा परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ उदाहरण के रूप में भी देखा। अब इस तरह से हम अगला अपना जो प्रश्न है उसे देखते हैं। हमारा अगला कथन क्या दिया हुआ है? हमारा अगला कथन दिया हुआ है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब पहले समझिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। जो हमारा दूसरा कथन था बिल्कुल ये उसके विपरीत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रत्येक पूर्णांक हमारा आप लोग देख रहे हैं,
प्रत्येक पूर्णांक हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन जो हमारा तीसरा कथन है, ये तीसरा कथन इस दूसरे कथन से बिल्कुल विपरीत है। अब बताइए, एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे 2/6 या फिर 5/7। कोई भी आप परिमेय संख्या ले सकते हैं। अब इस परिमेय संख्या के नीचे कैसी संख्या होनी चाहिए, उसको मानक रूप में होना चाहिए। तो ये संख्या हमारा मानक रूप में नहीं है, लेकिन यदि हम इसे मानक रूप में करते हैं तो 1/3 आया। मानक रूप में करने पर हमारे 2/6 को हम 1/3 के रूप में लिखते हैं, लेकिन 1/3 ये परिमेय संख्या ज़रूर है, पर क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बट्टा में 3 है, और हमारे जो पूर्णांक होते हैं वो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं जरूर हैं, पर बट्टे के रूप में नहीं है। इसी तरह से ये 5/7 जो एक संख्या है हमारे पास, ये भी जो है हमारा पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बट्टा में जो है 7 दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा कथन है, ये तीसरा कथन असत्य है। हमारा तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि 5/7, 1/3 ये सारी जो संख्याएं हैं, ये एक पूर्णांक नहीं है। अब एक पूर्णांक नहीं है, तो ये कथन जो है हमारा तीसरा गलत है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि आपके पाठ्य पुस्तक में 3 कथन दिए हुए थे। तीनों कथनों को हम समझे और देखें कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। उदाहरण 2। उदाहरण 2 क्या दिया हुआ है? 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो अब 5 परिमेय संख्या, अब आप बताइए, 1 और 2 के बीच भी संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। आप लोगों ने जैसा देखा है, जब हम संख्या रेखा खींचते हैं, संख्या रेखा पर आप जब संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा पर आप देखते हैं 0, 1, 2। तो इस तरह से संख्या रेखा के बीच में और भी कई संख्याएं होती हैं। हम संख्या रेखा पर देख चुके हैं, जैसे यदि 0.5 हो या 1/2, ये भी हमारी इसी संख्या रेखा पर है। 2/3 भी इसी संख्या रेखा पर है। तो इस तरह से हम देखते हैं किसी भी संख्या, दो संख्या के बीच में कई परिमेय संख्याएं होती हैं। अब कैसे निकाला जाता है, उसको निकालने की विधि क्या है, ये हम देखते हैं। हमारा ये उदाहरण 2 चल रहा है। इसको हल हम कैसे करेंगे, देखा जाए। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। इसकी 2 विधि दी हुई है। हम पहली विधि देखते हैं। पहली विधि कौन सी है? इसमें हम देखेंगे कि हमारे संख्याओं को पहले जोड़ दिया जाता है। जैसे 1 और 2 है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देते हैं। तो इस तरह से हमें एक संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? 3/2। अब ये जो संख्या मिली 3/2, ये हमारी संख्या 1 और 2 के बीच की संख्या है। 1 और 2 के बीच हमें एक संख्या मिल रही है 3/2। अब ये जो हमारी 3/2 संख्या है, ये 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। तो इस तरह से हम अगली संख्या भी निकालेंगे। अगली संख्या क्या होगी? अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। किसे जोड़ेंगे? 1 + 3/2, और इस संख्या को जोड़कर हम भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 2 से। 2 से भाग करेंगे। तो पहले इसे जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर क्या आ रहा है हमारा? इसका जैसा कि आप लोग निकालते हैं, लघुत्तम निकालेंगे और इससे गुणा करेंगे। तो 2 + 3/2, ये क्या हो जाएगा हमारा? 5/2, और इसे हम भाग कर देंगे 2 से। ये हो जाएगा हमारा 5/4। तो इस तरह से हमें एक और संख्या मिली। क्या मिली? 5/4। तो ये संख्या हमारी किन दो संख्याओं के बीच थी? 1 और 3/2 के बीच।
तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। एक जो है हमारा छोटा है किससे, 5/2 4 से, और ये जो संख्या है ये हमारी 3/2 से भी छोटी है, और ये संख्या हमारी 2 से छोटी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में हमें दो संख्याएं प्राप्त हुई, 5/4 और 3/2। अब हम अगली संख्या क्या करते हैं, किसी भी दो संख्या के बीच में आप बच्चों निकाल सकते हैं। आप चाहें तो 1 और 5/4 के बीच में, या 5/4 और 3/2 के बीच में, या 3/2 और 2 के बीच में निकालते हैं। तो अब हम अगली संख्या जो निकालेंगे 3/2 और 2 के बीच में निकालते हैं। इसकी भी विधि वही है, 3/2 प्लस 2, और इसे भाग कर देंगे हम 1/2 से। चलिए निकालते हैं हम, पहले वही सेम प्रोसेस है। इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने से 3 + 4 हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। इनका लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, और 2 को जब 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा हो गया 3 + 4/2, और इसको हम भाग कर देंगे 2 से। ये हमारी संख्या नहीं मिलेगी 7/4। तो अब हमें एक और संख्या मिल गई, किसके बीच में मिली, ये संख्या हमें 3/2 और 2 के बीच में मिली। इसे हम किस तरह लिख लेंगे, एक छोटा है हमारा 5/4 से, ये छोटा है हमारा 3/2 से, और ये इन संख्याओं के बीच में एक संख्या 7/4 मिली, और ये हमारा 2। तो इस तरह से आप 1 और 2 के बीच में 3 संख्या ज्ञात कर चुके हैं। अगली और भी 2 संख्याएं हम ज्ञात करेंगे सेम इसी तरीके से। देखिए अब हम ज्ञात करते हैं 1 और 5/4 के बीच में। इन 2 संख्याओं को इसी तरह हम जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे। ये हमारी संख्या हो जाएगी 4 + 5/4, और इसे हम भाग कर देंगे 1/2 से। ये संख्या हो गई हमारी 9/8। अगली संख्या हम निकाल लेते हैं 5/4 और 3/2 के बीच। ऐसा नहीं है कि जो संख्या मैं ज्ञात कर रही हूँ यही आप ज्ञात करेंगे। आप किसी भी 2 संख्या को लीजिए और उन 2 संख्याओं को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए, आपको एक नई संख्या मिलेगी जो इन 2 संख्याओं के बीच की संख्या होगी। अब आप चाहें तो 7/4 और 2 के बीच भी निकाल सकते हैं। चलिए हम 7/4 और 2 के बीच निकालते हैं। ये हमारी संख्या हो जाएगी 7 + 8/4, और इसे हम फिर से 2 से भाग कर देंगे। हमारा ये संख्या हो गया 15/8। तो इस तरह से हम अब तक 5 संख्या निकाल चुके हैं, और इसे हम फिर सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं। जैसे 1 9/8, 5/4, 3/2, 7/4, 15/8 और 2। तो इस तरह से जो हमारी संख्या है 5 संख्याएं प्राप्त हुई, जो हमारी 1 और 2 के बीच की संख्या है। तो ये हमारी एक विधि थी। इस तरह से हम अनेक संख्याएं निकाल सकते हैं, 5 नहीं और भी कई संख्या, जितनी हम चाहें ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से। अब हमारे पास दूसरी विधि है इस संख्याओं को ज्ञात करने की। ये दूसरी विधि कौन सी है, हम देखते हैं। विधि दूसरी। अब इस विधि से क्या किया जाता है, जो हमारी संख्या है जैसे 1 और 2, इन 2 संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है। अब हम यदि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, उसके अंश और हर दोनों में, जैसे हम 5/5 से भी कर सकते हैं, 4/4 से भी कर सकते हैं। यदि एक संख्या है हमारे पास 1, यदि हम इसे 4/4 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, इसका मतलब 1 ही हुआ, तो इसकी वैल्यू जो है 1 ही रह जाएगी, बदल तो नहीं रही है। इसी तरह से हम इसे 5/5 से, 6/6 से, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। हम यहाँ करते हैं इस संख्या को। आपको यदि 2 है तो 2 को भी हम यदि 4/4 से गुणा करें तो क्या होगा,
इसका अर्थ तो है कि एक ही है, 4/4 अंश और हर दोनों में हम गुणा कर रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू रहेगा ये 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम ऐसे किसी भी संख्या से इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे जिससे इसकी वैल्यू चेंज ना हो। और वैल्यू चेंज कब नहीं होगी? जब उसके अंश और हर में हम सेम अंक से गुणा करेंगे, लेकिन दोनों संख्याओं में। तो हम 1 को गुणा करते हैं 6/6 से, ये क्या हो गया? 6/6 हो गया। और 2 को भी हम गुणा करेंगे किससे? 6/6 से। अब ये क्या हो गया? 12/6 हो गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी संख्या है 6/6 और 12/6 दोनों का हर जो है समान है। अब अंतर किस में है? दोनों के अंश में। दोनों के अंश में जो अंतर है, इनके बीच की जो संख्याएं हैं उन्हें हम लिख देंगे, और वो संख्याएं कहाँ स्थित होंगी? वो हमारे 6/6 और 12/6 के बीच स्थित होंगी। जैसे 6/6 के बाद हम लिख देते हैं 7/7, 7/7, सॉरी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। इस तरह से आप देख रहे हैं दोनों संख्याओं के बीच में मात्र 5 संख्याओं का अंतर है। तो इस विधि से हम सिर्फ 5, 6 इतनी ही संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं किन्हीं 2 संख्याओं के बीच। लेकिन जो हमारा पहला विधि था, इस विधि से हम कई संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम 6 ही क्यों लिए? 6 लेने का एक कारण है कि आपके प्रश्न में 5 संख्याएं पूछी गई हैं, 1 और 2 के बीच की 5 संख्याएं पूछी गई हैं। जैसे कि प्रश्न के अनुसार 5 संख्या पूछी गई है, तो हम 5 में 1 जोड़ देंगे, हमारा आया 6। तो हमें ऐसा संख्या लेना है जिसके हर में 6 आए। अब इसके हर में 6 लेना है, तो ये कैसे होगा? जब हम उस संख्या को 6/6 से गुणा करें। इसीलिए हम 1 को भी 6/6 से गुणा किए, 2 को भी 6/6 से गुणा किए। अब 6/6 से गुणा करने पर हमारा 1 जो है 6/6 बन गया, और 2 जो है 12/6 बन गया। और इस तरह से इनके बीच की जो संख्या थी 7, 8, 9, 10, 11, ये पांचों संख्याएं हम लिए, और ये पांचों संख्याएं हमारी 1 और 2 के बीच की संख्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं 1 और 2 के बीच की संख्या कौन कौन सी हुई? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये हमारी संख्याएं इनके बीच की संख्याएं हैं। और ये हमें कैसे मिली? 5 संख्या निकालनी थी, तो 5 में 1 जोड़कर हर में हम गुणा किए और इस तरह से प्राप्त किए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, इन परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सी संख्याएं होती हैं, और इन संख्याओं को हम आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। यहाँ देखेंगे आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, जो हमारी परिमेय संख्या है उसमें किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। और ये किसी भी परिमेय संख्या के बीच, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 और 2 के बीच, किसी भी परिमेय संख्या 3, 4, 3/2, 4/2, इस तरह से किसी भी संख्या के बीच में बहुत सी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने कुछ प्रश्न बच रहे हैं। कैसा प्रश्न? जैसा कि संख्या रेखा पर बची हुई संख्याओं को क्या कहा जाता है? जैसा मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि संख्या रेखा पर हम कुछ संख्याएं देखते हैं, और वो संख्याएं हम बताए थे कि उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन क्या इन परिमेय संख्याओं के अलावा भी और भी कुछ संख्याएं बची होती हैं?
जी हाँ, बिल्कुल बची होती हैं। अब आप सोचेंगे उन संख्याओं को क्या कहते हैं, तो उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ जो पूछ रहा है आपसे, संख्या रेखा पर बची हुई संख्याओं को क्या कहा जाता है? संख्या रेखा पर बची हुई संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। इसे हम किस प्रकार पहचानते हैं और इनका परिमेय संख्याओं के से क्या अंतर है? क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों समान होती हैं? नहीं होती हैं। क्या अंतर होता है दोनों में? ये अब हम अपने अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।